आर्थिक संबंध विकसित किए हैं। साइप्रस और भारत के बीच संबंध न केवल ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित हैं, बल्कि समकालीन भू राजनीति के रणनीतिक आयामों तक भी ये फैले हुए हैं। बिल्कुल, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जिस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अशोक सर मैं आप ही से करना चाहूंगा, और सबसे पहला सवाल, बेसिक सवाल, फंडामेंटल सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच चुके हैं। भारत और साइप्रस के संबंधों के लिहाज से इस यात्रा को आपकी नजर में कैसे देखते हैं आप इसे? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, आपने आपके साथी ने असीम बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसका महत्व बताया। भारत और साइप्रस के बीच संबंधों का आपने महत्व बताया जी। और ये जैसे आपने कहा, जो ये यात्रा हो रही है 23 साल बाद। इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर गए थे जी 2002 में, और अब 23 साल बाद ये दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो देखिए, द्विपक्षीय तरीके से द्विपक्षीय सहयोग को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया जी, जो हमेशा से साइप्रस भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो, या भारत की सदस्यता वहां पर हो, या भारत की सदस्यता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखें, अभी अगर ये पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ तो उसमें भी वो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कश्मीर का मुद्दा है, साइप्रस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है जी। तो हमारे दोनों में बहुत ही तालमेल है। और परंतु इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है असीम, जो अब पूरी दुनिया का जो जिसे कहा जाए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, वो बदल रहा है। पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं जो बदल रहा है, और पूरी दुनिया जैसे कहें दो धड़ों में बट गई है। चाहे वो नॉर्थ साउथ कह लीजिएगा आर्थिक पहलू से, या फिर आप ईस्ट वेस्ट कह लीजिएगा सुरक्षा के पहलू से। उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उसका। और इसीलिए मैं समझता हूं जो लोकेशन है साइप्रस की, आप लोकेशन देखिएगा साइप्रस की, वो बिल्कुल तुर्की के नीचे है, इजिप्ट के ऊपर है, सीरिया और लेबनान के वो उसके ईस्ट में है, और साइप्रस पश्चिम में है, मेडिटेरेनियन में वो है। तो जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर अगर हम अपना भारत और EU के साथ अपने संबंधों को हम आगे ले जाना चाहते हैं, आगे अग्रसर करना चाहते हैं, जैसे हमने देखा फरवरी में अभी वहां की एक जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, उर्सुला वॉन डर लेयन जो प्रेसिडेंट हैं, वो तो आई ही, परंतु उनके साथ 21-22 कमिश्नर्स भी साथ मिले। तो इससे मालूम चलता है जो यूरोपियन यूनियन बहुत तत्पर है, बहुत ईगर है भारत के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में, और भारत को भी यूरोपियन यूनियन की बहुत आवश्यकता है टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में। तो इन सब में साइप्रस हमारी बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका साइप्रस की यहाँ नजर आती है। और खासतौर से संजय जी अगर देखा जाए, जैसा कि अभी हमें अशोक जी ने भी बताया कि जब अलग अलग क्षेत्रों को हम देखते हैं, रक्षा सुरक्षा की बात की जाए, या खासतौर से हम आर्थिक के तौर पर भी देखें, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब यूरोपीय संघ के साथ इसको हम देखते हैं कितना महत्वपूर्ण, हालांकि जो संबंध है भारत के वो काफी पुराने हैं, लेकिन अब एक नया अध्याय माना जा रहा है। जो संबंध हैं और भी प्रगाढ़ होते नजर आएंगे इस यात्रा के बाद। नहीं, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जो भारत के साइप्रस के साथ संबंध है बहुत हिस्टोरिक रिलेशन है, चाहे उनके आज़ादी के समय की बात हो, या हमारा जो कंट्रीब्यूशन UN पीस कीपिंग मिशंस में हमने 3 मिशन में हमारे 3 कमांडर वहाँ पे वर्क किया। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो देखिए, जियो स्ट्रेटेजिकली एंड जियो इकोनॉमिकली साइप्रस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मैं इकोनॉमिक्स की बात कहूंगा तो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके लिए एक गेटवे है एक तरीके से वहां से, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत के लिए निभा सकता है अगर इसको ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए। जो हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ट्रेड बहुत ज़्यादा इनके साथ में नहीं है। ट्रेड निश्चित रूप से $136 बिलियन का हमारा
मिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है, वो उसमें हम सरप्लस है, लेकिन ये गेटवे हो सकता है। और जो एक अंडरस्टैंडिंग है भारत और साइप्रस के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप में या यूरोपियन यूनियन में, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने करेक्टली कहा कि जो वहाँ का जो यूरोपियन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक सपोर्टर, हमारा एक वॉइस है जो भारत की बात को साइप्रस आगे रखता है। जी, ये तमाम जो संबंध हैं और भी कैसे प्रगाढ़ होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जब तस्वीरों की हम बात करते हैं, किस तरीके से लगातार वहां पे हमने देखा जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उससे पहले किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उन पर भी आइए हम नजर डालते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री के पोस्टर इन्होंने लिए हुए हैं। और एक बच्चा आपको मैं दिखाऊं, बेटा जरा पीछे मुड़ना, ये देखिए, ये आप देखिए प्रधानमंत्री जी का यहां पर नाम लिखा हुआ है। तो क्या कुछ ये लोग कहते हैं, मैं बात करूंगा कि प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम सभी बहुत एक्साइटेड है। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर अस, सो इट्स द बिगेस्ट इवेंट इन साइप्रस। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और दिस इज वी आर लकी दैट वो साइप्रस आ रहे हैं, वी इन पर्सन वी विल सी हिम, सो वेलकम मोदी जी। बेटा कौन आने वाले हैं अभी? मोदी जी। हम चाहते हैं कि साइप्रस इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी अच्छे हैं और जाके अच्छे हो। तो हम सब बहुत ही तहे दिल से आभार करते हैं मोदी जी का और उन्हें यहाँ पे वेलकम करते हैं। मोदी जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग आए हुए हैं और इनमें काफी उत्साह है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। तो हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और चंद्रशेखर जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। चंद्रशेखर, आपका भी स्वागत इस कार्यक्रम में। लेकिन मुकुल, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते, जिस भी देश में जाते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है उनमें काफी जोश और उत्साह भर जाता है। बिल्कुल, और वो उनके वेलकम के लिए एकदम देखिए खड़े हैं, बच्चे भी हैं जी, मोदी लिखा हुआ हर उम्र में वो उत्साह जो है, वो जो जोश जो है, वो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जैसा आपने कहा कि हमारे जो संवाददाता हैं वहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जो है पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह की जो तैयारियां हैं, हमने देखा एक अलग ही जोश जो है, उत्साह जो है वो नजर आता है। और इसमें फिर चाहे बच्चों की बात की जाए या बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, एक अलग ही उत्साह हर जगह नजर आता है। बिल्कुल मुकुल, ये अभी जो मैंने एक यहाँ से स्टोरी भेजी थी, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, उसमें काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। वो हाथ में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लिए हुए हैं और काफी उत्साह उनमें है। और प्रधानमंत्री लरनाका एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो उत्साह, हम हमेशा जब भी प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों में जिस तरह का उत्साह देखते हैं, उसी तरह का उत्साह यहाँ पर भी है। और काफी लोगों में उत्सुकता है प्रधानमंत्री को देखने की, प्रधानमंत्री से मिलने की। मुकुल और चंद्रशेखर, जो हमने पढ़ी है, चूंकि साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है, काफी दूर है, मेडिटेरियन सी के आसपास है, ऐसे में जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह कि जो इंडियन डायस्पोरा है, हालांकि एक तो उनकी जनसंख्या बहुत कम है, उसमें इंडियन डायस्पोरा की भी जनसंख्या कम है, लगभग 11-12 हजार के आसपास की जनसंख्या है। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि ये जो इंडियन डायस्पोरा वो ज्यादातर शिपिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पे, या फिर आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दोनों ही हम जानते हैं, खासकर आईटी हमारा जो क्षेत्र है वो काफी मजबूत है, हमारा एक मजबूत स्तंभ रहा है। ऐसे में जब इंडियन डायस्पोरा से आपकी बातचीत हुई है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं खासकर इन दोनों फील्ड्स को लेकर, और भारत और साइप्रस के संबंध और कैसे प्रगाढ़ हो सकते हैं, क्या कुछ कहना है उनका? असीम, देखिए, अगर भारत और साइप्रस के संबंधों की हम बात करें तो ये संबंध काफी मजबूत हैं। और साइप्रस में कई जगह जब खुदाई की गई तो वहां से ये पता चला कि भारत और साइप्रस के जो संबंध हैं वो करीब 2000-3000 साल पुराने ये संबंध हैं। और जहां तक यहाँ पर जो डायस्पोरा के लोग हैं, जो साइप्रस की जनसंख्या है वो काफी कम है,
भारतीय डायस्पोरा भी यहाँ पे उसके अनुपात में थोड़ा कम है, लेकिन भारतीय डायस्पोरा का यहाँ पे काफी योगदान है। चाहे हम आईटी की बात करें और कॉस्मेटिक्स, खासकर जो कॉस्मेटिक्स उद्योग है उसमें यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं। और साइप्रस जो है वो एक तरह से यूरोप का गेट बन रहा है भारत के लिए, और साइप्रस से बहुत अच्छी संख्या में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आता है। तो इसलिए भी साइप्रस काफी महत्वपूर्ण है। और भारत और साइप्रस के अगर हम संबंधों की बात करें तो ये दोनों ही देश एक समय पे ब्रिटिश उपनिवेश थे, और 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद साइप्रस अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो भारत ने साइप्रस की आजादी का समर्थन किया। 1960 के दशक में साइप्रस आजाद हुआ ब्रिटेन से। उसके बाद 1962 से भारत और साइप्रस के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बने हुए हैं। और हमेशा जो भारत का कॉज है, जो भारत की चिंताएं हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेकर चिंता हो या भारत को परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिलवाने की बात हो, उसके अलावा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां पर भारत को मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात हो, साइप्रस हमेशा से भारत का साथ देता रहा है और भारत ने भी साइप्रस का साथ दिया है। साइप्रस के बारे में आपको हम बताएं कि 1974 के करीब में यहाँ पर एक कुछ इस तरह का माहौल बना था कि साइप्रस का एक हिस्सा तुर्की ने अपने कब्जे में ले लिया। आज भी वो हिस्सा तुर्की के कब्जे में है और साइप्रस उस हिस्से को पाना चाहता है। इसके लिए पूरी दुनिया में बातचीत करता है और भारत का पक्ष ये है कि ये जो समस्या है इसका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से इसका हल निकलना चाहिए। तो भारत ने हमेशा साइप्रस का साथ दिया है, साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया। बिल्कुल, वैश्विक मंच पर हम देखते हैं किस तरीके से साझेदारी जो है वो नजर आती है। लेकिन अशोक सर, अगर खासतौर से देखते हैं, क्योंकि अब हम नए अध्याय की बात कर रहे हैं, अब किस तरह के जो और असर हैं, या खासतौर से जब एक नई साझेदारी को हम देखते हैं, कौन से ऐसे पहलू जिन पर आपको लगता है कि इस दिशा में और ज्यादा दोनों देश जो है आगे बढ़ेंगे और यही संबंध जो हैं, जो पुराने संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मेरे विचार से जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाते हैं, उनकी 2 दिवसीय यात्रा है, तो उससे इसको बहुत ही अच्छा, जैसे कहा जाए, इम्पेटस मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसमें ऊर्जा आएगी। आजकल के जमाने में अगर देखिए तो भारत की क्या स्थिति है। भारत एक बड़ी मेजर इकोनॉमी है, चौथी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनकर उभर गई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है जी। और हमने हर चीज में बहुत ही आगे चले हैं, महारत हासिल की है, चाहे वो जिसे कहा जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फिनटेक में कोई करना हो, ग्रीन एनर्जी हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, सब क्षेत्रों में हमने बहुत ही महारत हासिल की है और हमने बहुत ही आगे प्रगति की है। देखिए, जहां तक साइप्रस की बात है, वो छोटा देश है। जैसे सभी हमारे आप बता रहे थे, हमारे जो वहां पर दूरदर्शन के कॉरेस्पॉन्डेंट है वो बता रहे हैं, छोटा देश है, करीब 1 मिलियन से कम उसकी आबादी है, परंतु उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी है बहुत अधिक है। उसकी पर कैपिटा जीडीपी है करीब $60,000 से ऊपर, और वो मतलब बहुत ही प्रॉस्परस देश है। तो उसमें दोनों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय बैठ सकता है, बहुत अच्छी कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन हो सकती है, जिसे अब कहा जाता है 4 T's है, मतलब 4 जो क्षेत्र हैं, ट्रेड हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, टूरिज्म हुआ और टैलेंट हुआ। मतलब जो भारत में यहां पर इतनी ज्यादा वो पढ़ाई वगैरह की है, और अभी कुछ समय पहले, 2 साल पहले जब हमारे विदेश मंत्री गए थे वहां पर, तो तब उन्होंने जिसे कहा जाता है एक मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिससे कि हमारे लोग वहां पर जाकर काम कर सके। वहां पर हमने देखा है उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है, परंतु उनको लोगों की जरूरत है, वहां पर आए, काम करें। और यही अभी बता रहे थे चंद्रशेखर जी भी, जो हमारे वहां पर लोग हैं, काफी अच्छे क्षेत्रों में वहां पर वो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं समझता हूं व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश बड़ी अच्छी तरीके से मिलकर बात कर सकते हैं। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा मुकुल जी, जो अगले साल 1 जनवरी को साइप्रस यूरोपियन यूनियन का
प्रेसिडेंट बनने जाना है 6 महीने के लिए। तो अब अगर हम बात करते हैं जो इस साल के अंत तक भारत और ईयू में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हो जाए जी, तो वो होगा और उसमें साइप्रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, क्योंकि वहां का भी जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर है उसमें वो ट्रॉय का काम करता है। तो मतलब जो हाई टेबल है उस पर साइप्रस अभी भी बैठा है, जो बातचीत हो रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर यात्रा, एक तो वो देश जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ी अच्छी है, परंतु एक समय बहुत अच्छा है जो दोनों देशों के संबंधों को 40 के साथ अगर टाइमिंग को भी हम जोड़ दें को आगे ले जा सकते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है असीम। बिल्कुल। और संजय जी, जैसा कि अशोक सर ने कहा कि ट्रेड की बात हो और अगले साल 1 जनवरी से वो 6 महीने के लिए अध्यक्षता भी करने जा रहा है साइप्रस, ऐसे में बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय, बहुत ही महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट कि जब इंडिया ईयू एफटीए के बीच में जो चीजें हो रही हैं उसमें साइप्रस एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। और आने वाले दिनों में जब इंडिया और ईयू के बीच में एफटीए हो जाएगा, उसका लाभ कहीं ना कहीं भारत को काफी ज्यादा पहुंचेगा, हमारे टैलेंट्स को पहुंचेगा, हमारे जो इंडस्ट्रीज है उनको पहुंचेगा। ऐसे में क्या फ्यूचर देखते हैं इंडिया ईयू एफटीए का, और इसमें साइप्रस जो रोल प्ले कर रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका 2 पर्सपेक्टिव होता है। एक होता है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट इंडिया और साइप्रस के बीच में है, सब कुछ कन्वर्जन है। और खासकर जब बात कहते हैं कि एक तो जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है टेररिज्म। और टेररिज्म पे जितना स्ट्रांगली, चाहे वो पहलगाम अटैक हुआ हो या बाकी फोराज हो, यूएन हो, हर जगह बिल्कुल उन्होंने उस वक्त स्ट्रांगली एक वक्तव्य भी दिया और उसको कंडेम किया कि इस तरीके के जो एक्ट हैं वो डिप्लोरेबल है। तो निश्चित रूप से हमको, भारत को, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता अगर साइप्रस करता है और टेररिज्म जैसे एक घातक जो एक वेपन लोगों ने बना रखा है उसके खिलाफ अगर यूरोपियन यूनियन भारत के साथ खड़ी होती है तो एक जो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है दक्षिणी एशिया में, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो टेररिज्म आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भारत को लड़ाई लड़ने में सहायता मिलेगी। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा जो मुद्दे हैं जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, जब हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ में भी ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी आती है, वहाँ पे हेल्थ सिक्योरिटी आती है, एजुकेशन आता है। इन सेक्टर में जो कैपेसिटी बिल्डअप का जो कॉन्सेप्ट है भारत का कि कनेक्टिविटी के साथ में हम कैपेसिटी बिल्डअप भी करेंगे, तो निश्चित रूप से जो साइप्रस के साथ में अगर हम इस क्षेत्र में जो निश्चित रूप से 4 टी के साथ में हम अगर 5वां टी, आपने करेक्टली कहा कि टाइमिंग, तो टाइमिंग ये है कि हमको साइप्रस के साथ में मिलके एक कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहिए। उस कैपेसिटी बिल्डअप के माध्यम से भारत और साइप्रस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा। और देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि छोटा देश है लेकिन अब लगभग $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में साइप्रस का किया हुआ है और डिफरेंट सेक्टर्स में है, चाहे हेल्थ सेक्टर में आप ये कहिए कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हो या, और एक भारत इसमें दो महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा सकता है। जो आईटी सेक्टर है, भारत का आईटी सॉल्यूशंस बहुत एडवांस है, हम निश्चित रूप से उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कर सकते हैं। दूसरा जो भारत का सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर, और उसमें हेल्थ सेक्टर में हम हमारे जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है या नर्सेज हैं वो उनमें उनकी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भारत वहां पे अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कर सकता है। यानी कि हमको नए एरियाज, नए एवेन्यूज को तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि ये भूमध्य सागर में स्थित है और वहां पर एक और इश्यू बनता है कि जैसे कुछ देश हैं जो जैसे टर्की हैं जिनके डबल स्टैंडर्ड होते हैं आतंकवाद को लेके, और टर्की ने तो साइप्रस का लगभग 1/3 जो क्षेत्र है वो उसको कब्जे में कर रखा है। तो उस तरीके के जो इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी है उसको भारत और साइप्रस मिलके एक डिप्लोर कर सकते हैं, उसको कंडेम कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, क्योंकि और भारत हमेशा से यूएन जो रिजोल्यूशन है उसका समर्थन करता है, साइप्रस की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, और ये शुरू से चला इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और मैं आपको बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, दोनों की नीतियों में कन्वर्जन एक यहां पर भी है कि हम दोनों ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। और ये शुरुआत जब से हुई, जब हम नाम की बात करते हैं, नाम का जो स्ट्रॉन्ग
एक सपोर्टर रहे हैं, तो साइप्रस नाम का एक मेंबर के रूप में, एक सपोर्टर के रूप में रहा है। तो ये कई क्षेत्र हैं जिनमें कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, सोच एक है, और इस सोच के आधार पे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करके जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिसमें चाहे एनर्जी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ग्लोबल, सब पे इनकी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के माध्यम से हम यूरोपियन यूनियन में साइप्रस के माध्यम से हम इस बात को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया। बिल्कुल एक अच्छा मंच जो है इसको हम मान सकते हैं। और खासतौर से चंद्रशेखर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी संजय जी ने भी बताया कि अलग अलग क्षेत्र हैं, खासतौर से हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि हम फिर फार्मास्यूटिकल की बात करें या इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, स्टील की बात की जाए, ये जब भारत जब कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट करता है तो इनकी मात्रा सबसे ज्यादा हमें नजर आती है। ऐसे में और किस तरह की संभावनाएं हैं जो वहां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, संभावनाएं जब अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे, प्रधानमंत्री की साइप्रस के राष्ट्रपति से बातचीत होगी, उसके बाद जो निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि अशोक जी भी बता रहे थे, संजय जी भी बता रहे थे, दरअसल इस पूरे इलाके को हम इसका जियोपॉलिटिकल जो यहाँ पर है उसको अगर हम देखें तो ग्रीस, भारत और साइप्रस, इन तीन देशों के बीच में बहुत अच्छा ट्राइलेटरल एक व्यापार को लेकर के, ट्रेड को लेकर के बहुत अच्छा डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुआ है। और जो भारत के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, या उसके अलावा साइप्रस के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ग्रीस के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये सब आपस में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके किस तरह से ये व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरह से एक दूसरे देशों को फायदा पहुंचाया जाए, उस पर काफी यहाँ पर काम हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम साइप्रस की बात करें तो साइप्रस कहीं ना कहीं यूरोप के लिए एक बहुत अच्छी ये लोकेशन बनती है। और हाल के दिनों में आपको याद होगा कि जब G20 की बैठक हुई थी भारत में, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री की ओर से एक आईमैक का वहां पर रखा गया था। आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आईमैक को लेकर के पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साइप्रस की लीडरशिप से बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जो आईमैक को लेकर के जो नजरिया है उसको साइप्रस के सामने रखा है। तो हो सकता है कि ये जो आईमैक है इसको लेकर के साइप्रस से आपको कुछ अच्छी खबर आज मिले, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम व्यापार की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें। और जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, इस पर हम सबकी निगाहें बनी होंगी। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारत और साइप्रस के जो और भी संबंध है उसके डीप में जाएंगे, किस तरह से ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे अपने दोनों मेहमानों के साथ भी और हमारे करेस्पॉन्डेंट के साथ भी। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्द लौटते हैं। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। भारत साइप्रस साझेदारी का एक नया अध्याय। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से जो अलग अलग तमाम पहलू हैं जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कैसे दोनों की जो साझेदारी है अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए असीम, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानने के उत्सुक रहते हैं कि अब कौन सा ऐसा जो नया क्षेत्र है जहां पे भारत जो है एक बार फिर से चमकता हुआ नजर आएगा, उभरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए जो दर्शक है वो इस बात को समझ रहे हैं और समझना चाहेंगे कि किस तरह से भारत और साइप्रस के संबंध बीते कई वर्षों से काफी मजबूत
होते जा रहे हैं। अभी लास्ट विजिट जैसा कि अशोक सर ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री वहां पे गए थे और उसके आसपास ही स्टार्टअप्स के तौर पर एक वहां पे एक मेला का आयोजन किया गया था साइप्रस में, जहां की बहुत भारी तादाद में जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां के सरकार को बताने का काम किया। तो स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी लगातार जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें हमारे स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से इकोनॉमिकली जो टाइज हैं भारत और जो साइप्रस के वो काफी मजबूत हो रहे हैं। हम कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से वहां के लोग जो हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है जो साइप्रस में रहते हैं, उनमें किस तरह का जोश और उत्साह का माहौल है। हम वो तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए इंडियन डायस्पोरा वहां पे लगभग बहुत ही कम आबादी है इंडियन डायस्पोरा की, लेकिन जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं तो एक अलग ही एक उत्साह रहता है और 20-23 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितना जोश और उत्साह है। जी बिल्कुल, एक अलग ही स्तर पर जो जोश है, उत्साह है वो नजर आता है। आप देख सकते हैं, फिर चाहे हम जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी बात करें, युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, और खासतौर से हमने देखा कि जो हेयर कट है वो भी उन्होंने कराया हुआ है मोदी जी को देखकर। और अभी वो जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ हम साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जो है साइप्रस पहुंच भी चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लोग हैं वो लगातार हम देख सकते हैं यहाँ पे, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर कब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो झलक है वो देख पाएंगे। वो तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम महत्वपूर्ण पहलू जो हैं, कैसे दोनों देशों की साझेदारी जो है वो एक नई दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आईमैक की हम बात करें, जो दूसरे तमाम पहलू हैं, इस बारे में और जानकारी लगातार हम ले रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अशोक सर, आपसे जानना चाहूंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि भारत आज के समय में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, और रक्षा क्षेत्र एक ऐसा है कि साइप्रस के साथ जब हम देखते हैं 2025 में भी एक जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत को लेकर बात हुई थी, लेकिन और किस तरह की जो तमाम संभावनाएं हैं वो हम देख पा रहे हैं, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से आपको लगातार हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस पहुंचे वो जो तस्वीरें हैं वो भी आपके साथ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लगातार जब प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं हर कोई जो है एक अलग ही जोश, एक उत्साह जो है हम कह सकते हैं वो चरम पर नजर आता है असीम। और वो जो किस तरह की जो तस्वीरें होंगी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी उन तस्वीरों को देखने के लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हम लगातार कह रहे हैं। वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां साइप्रस पहुंचे, वहां की सरजमी पर पहुंचे, वो तस्वीरें हम आपको अब से कुछ ही लम्हों के बाद हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों को हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से 23 वर्षों के बाद ये यात्रा हो रही है। तो हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की सरजमी पर पहुंचे और उनकी अगवानी के लिए खुद वहां के राष्ट्रपति वहां पे मौजूद थे और उन्होंने अगवानी की और प्रधानमंत्री अब साइप्रस पहुंच चुके हैं। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, किसी प्रधानमंत्री की 23 वर्षों के बाद, वो कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, और खुद वहां के राष्ट्रपति जिनका नाम निकोस क्रिस्टोडोलिस है वो खुद वहां पहुंचे उनकी अगवानी करने के लिए। आप देख सकते हैं गर्म जोशी के साथ मुकुल, हाथों में हाथ डाले हुए दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष, और ये मुलाकात दोनों के चेहरों पर ही खुशी का आप देख सकते हैं भाव। और ये यात्रा जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है ट्रेड के लिहाज से और बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं जब साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री का वहाँ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से अगर देखा जाए 3 देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा, जिसके पहले चरण में प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले साइप्रस पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो घनिष्ठता है और एक मैत्रीपूर्ण संबंधों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि भारत आज के समय में न सिर्फ पूरे विश्व के लिए एक मित्र के रूप में हम देखते हैं कि हमें नजर आता है, और उसके साथ साथ भारत की लगातार कोशिश ये रही है जो समस्याएं किसी भी देश के सामने आ रही हैं उनके समाधान के तौर पर एक ऐसा देश जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, कैसे भारत को एक ऐसे देश के रूप में विकसित किया जाए जो कि पूरे विश्व को समाधान दे सके। और खासतौर से जब हम साइप्रस की बात कर रहे हैं, जैसा लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उन्होंने बताया कि ना सिर्फ हम आईटी की बात करें, खासतौर से टेक्नोलॉजी क्षेत्र को जब हम देखते हैं, ट्रेड की हम बात करते हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर दोनों की जो ये साझेदारी है और भी ज़्यादा मजबूत होती नजर आएगी, और उसी की बानगी इन तस्वीरों में भी हमें नजर आ रही है। बिल्कुल, ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मेडिटेरेनियन सी के पास का ये देश साइप्रस, भूमध्य सागरीय देश साइप्रस, और भारत और साइप्रस के संबंध बहुत पुराने हैं। जब साइप्रस आज़ाद हुआ तो सबसे पहला देश भारत ही था, वो देश जो कि साइप्रस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया कि हाँ, मैं आपको मान्यता देता हूँ और आप आज़ाद हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि तब से लेकर और अब तक 2025 में हम बात कर रहे हैं, तब से लेकर लगातार भारत और साइप्रस के संबंध मजबूत होते ही जा रहे हैं। भारतीय आबादी भी वहाँ रहती है, भारत की तरफ से जो टैलेंट्स हैं वो वहाँ पे हैं, वहाँ की इकोनॉमी में भारतीय टैलेंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लगातार प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा साइप्रस की तरफ से अगर भारत की बात की जाए तो साइप्रस की तरफ से वहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी भारत में FDI के जरिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करने का काम कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ साइप्रस की तरफ से भारत में FDI और भारत के जो टैलेंट्स हैं जो कि वहाँ पे मुकुल रहते हैं, हमारे जो युवा आबादी, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो वहाँ की इकोनॉमी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, और इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो और भी जो यात्रा है प्रधानमंत्री की और भी महत्वपूर्ण है। इसके जो अलग अलग पहलू हैं उन पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी का आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अशोक जी, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं कि भारत जो कि आज के समय में वैश्विक मंच पर हम देख सकते हैं कि हर एक देश जो है भारत की बात को सुनना चाहता है, क्योंकि एक समाधान के तौर पर भारत बात करता है, विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें कितनी महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है। रक्षा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से भारत और साइप्रस के बीच जो रक्षा सहयोग है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जो जब प्रधानमंत्री मोदी का जो एयरक्राफ्ट अभी लैंड किया, हमने देखा है जो वहां साइप्रस के राष्ट्रपति आए हैं उनको, एक तो जो वो स्वयं वहां पर आए एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है जो किस प्रकार से वहां की जो जनता है, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो देख रही है प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा को, बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है। और बहुत ही जो जैसे हमारा कोई अच्छा मित्र आया हो, हमारे घर आया हो, हमसे मिलने आया हो। और फिर आप देखिए जो किस प्रकार की गर्मजोशी है दोनों नेताओं के बीच में। जैसे हम देख रहे हैं, आते ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी वो जो सब लाइनअप है उनको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं, परंतु उनका जो दूसरा हाथ है वो साइप्रस के राष्ट्रपति के हाथ, दोनों के हाथ एक दूसरे में बंधे हुए हैं। तो इससे क्या इससे वो संदेश जाता है, जो दोनों के बीच का जो पर्सनल रैपो है, दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है, और जो दोनों
एक दूसरे से जैसे बात कर रहे हैं, जिस घनिष्ठता से बात कर रहे हैं, तो उससे यही लगता है जो ये बहुत ही दोनों देश इस संबंधों को बहुत ही महत्व देते हैं। जी। आपके प्रश्न पर मैं आता हूं, जो क्या इसमें हम कर सकते हैं। देखिए, भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सभी जो देश हैं वो यही देख रहे हैं जो कैसे अपने लोगों के लिए हम एक सुरक्षा दें, शांति दें, स्टेबिलिटी दें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दें। और उसमें ये देखा गया है जो भारत इतनी तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हमने बहुत आयाम ढूंढे हैं और पूरे विश्व में, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, अभी जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारी अपनी होम मेड, होम मैन्युफैक्चर्ड जो हमारी इक्विपमेंट रही है, डिफेंस इक्विपमेंट रही है, उनका जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही बेमिसाल रहा है। हमने देखा है वहां पर, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर हमारी ऑफेंसिव मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, आकाश तीर सिस्टम हो, सभी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इसमें योगदान दिया है। तो मैं समझता हूं इसमें जब बातचीत होती है अब आगे, क्योंकि हमने शुरुआत तो कर दी है, ब्रह्मोस को हमने फिलीपींस को दिया, ब्रह्मोस को और भी देश हैं, वियतनाम है और देश हैं जो कि चाहते हैं इसको लेना। तो मैं आर्मीनिया को हम बड़ा वो डिफेंस सप्लाईज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन सभी देशों के साथ भी, चाहे वो व्यापार हो या फिर डिफेंस एमिनिशन इक्विपमेंट हो, तो वो उसमें भी हमें बहुत सफलता मिलेगी। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा, देखिए असीम जी, जो अभी प्रधानमंत्री के पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें उसी क्षेत्र में, दो बातें इसमें। एक तो देखिए कितनी यात्राएं हुई हैं यूरोप में। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे, वो डेनमार्क थे, वो नीदरलैंड्स थे, अभी वो फ्रांस थे, बेल्जियम थे, इटली थे, इन सभी देशों में गए हैं और अभी जा रहे हैं इसमें साइप्रस में और क्रोएशिया में। तो मतलब यूरोप हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए, पोल बनकर उभरा है। हालांकि हम अमेरिका के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, थोड़ी उसमें वो आ गया है, अनिश्चितता आ गई है, अनसर्टेनिटी आई है जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र में हमारी बातचीत हो रही है। तो यूरोप के साथ भी हम अपने व्यापारिक जो संबंध हैं उनको आगे ले जाना चाहते हैं। और अभी चंद्रशेखर जी ने ये आईमेक के बारे में बताया। आईमेक देखिए आगता है साइप्रस, साइप्रस से क्रोएशिया भी, क्रोएशिया से मार्सेई। पिछली बारी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे फरवरी में, एक्शन एआई समिट में वो थे, को होस्ट थे राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ, वो वहां से नीचे आए थे मार्सेई में। मार्सेई में उन्होंने कहा वो एक बड़ा पोर्ट होने वाला है आईमेक का। तो इसीलिए सभी, और आपको याद है पिछले 2-3 साल पहले वो ग्रीस गए थे, ग्रीस के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे, उसी के एकदम बैक टू बैक उसमें। तो मतलब ये सभी कुछ ऐसा नहीं है जो ये अनायास हो रहा है, सभी कुछ ये जो यात्राएं हैं बड़ी सोच समझ के की जा रही हैं, जिससे कि हमारा बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा कर पाए। आखिरी बात इसमें मैं यही कहूंगा, देखिए ये यात्रा 22 साल 23 साल के बाद हो रही हो, परंतु प्रधानमंत्री मोदी की इनके राष्ट्रपति से मुलाकात पिछले 2-3 सालों में बहुत हुई है, चाहे वो यूएनजीए के मार्जिन्स पर रही हो, वहां के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए 2017 में, हमारे राष्ट्रपति वहां पर गए 2019 में, और हमारे विदेश मंत्री तो कितनी ही बारी वहां पर जा चुके हैं और उनसे मिल चुके हैं। तो मैं समझता हूं जो ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी से ये सब कुछ काम किया जा रहा है। जी, मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल सर मेरा आपसे है, अशोक सर, आप ही की जवाब से मैं एक प्रश्न निकाला। आपने इससे पहले, ब्रेक से पहले आपने तुर्की का जिक्र किया और मैं कुछ संपादकीय पढ़ रहा था इस यात्रा को लेकर, उसमें ये कहा जा रहा है और उस पर मैं आपका टेक चाहूंगा कि इस यात्रा का कहीं ना कहीं एक ये भी मतलब है, एक मैसेज है तुर्की के लिए भी और उसका एक परम मित्र जो पाकिस्तान है उसके लिए भी, कि देखो आतंकवाद के मसले पर पूरी दुनिया भारत के साथ है
और चूंकि तुर्की ने भी साइप्रस का आधा हिस्सा कब्जा कर रखा है, आतंकवाद के मसले पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो इस लिहाज से ये यात्रा एक मैसेज है तुर्की के लिए भी और एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैंने बिना उसको इलैबोरेट किए हुए मैंने यही कहा, जो बिल्कुल साइप्रस के उत्तर में, नॉर्थ में तुर्की एकदम बहुत बड़ा वहां पर उसकी प्रेजेंस है। और अभी तक तो साइप्रस नेटो का मेंबर नहीं बना है, परंतु 2024 में पिछले साल उसने एक्सप्रेस इंटरेस्ट किया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। हम देख रहे हैं जो वहां पर सुरक्षा के हाल कैसे हो रहे हैं, और अगले साल ऐसे लगता है वो नेटो का सदस्य बन जाएगा। परंतु ये यकीनन जो इसमें अभी तो मैंने इकोनॉमिक कंसिडरेशन से बात की थी, जो कैसे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर साइप्रस गए, इससे पहले ग्रीस गए थे, ये सभी है। और फिर हमने आर्मीनिया को जो वेपनरी सप्लाई करनी शुरू की है। देखिए ये सभी संदेश एक एक करके तुर्की के लिए है, जो अगर आप भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ इतना, चाहे वो आतंकवाद हो, अपने ड्रोन्स हो, आप अपना इक्विपमेंट उसको देते हैं भारत के साथ युद्ध में प्रयोग करने का, जब अभी हमारा ये चल ही रहा था पहलगाम के बाद, तब तुर्की की वहां पर शिपमेंट्स गई हैं, तब वहां पर पाकिस्तान को सप्लाईज गई है। तो इसीलिए भारत भी एक इतनी बड़ी न केवल अर्थव्यवस्था परंतु इतनी बड़ी शक्ति है, जो वो भी आपके आसपास के जो देश हैं, मैं ये नहीं कहूंगा जो ये हमारा हम वो कार्ड प्ले कर रहे हैं, साइप्रस कार्ड या ग्रीस का कार्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो संबंध, जैसे अभी आपने बताया है, बहुत ही पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं, परंतु फिर भी इन संबंधों को एक नया जामा पहनाने के लिए, जिससे कि वो आज की स्थिति में दोनों देशों के लिए और इसी पूरे क्षेत्र के लिए वो लाभदायक सिद्ध हों, इसी के लिए भारत वहां पर गया है, और जो वहां पर सुरक्षा का माहौल बना रहे। जी बिल्कुल। और खासतौर से संजय जी, अगर देखा जाए, हम पहलगाम हमले के बाद की बात करें या उससे पहले की भी बात की जाए, हमने देखा था कि भारत के 7 डेलीगेशन जो है वो अलग अलग देशों में भी पहुंचे थे। और जब हम साइप्रस की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से भी अशोक जी ने भी बताया इस बारे में, अगर देखा जाए तो शांति और सुरक्षा कहीं ना कहीं भारत की प्राथमिकता नजर आती है, और उसी वजह से आज न जाने कितने ही देश हैं जो भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये बात दुनिया जानती है कि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वोदय की बात करता है, लेकिन भारत महात्मा गांधी का देश है, भारत गौतम बुद्धा का देश है, और हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, किसी भी तरीके के वायलेंस की बात नहीं करते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये विकास का समय है, और व्यक्ति केंद्रित विकास होना चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए भारत निश्चित रूप से जो दुनिया में शांति की बात करता है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको पीस नेगोशिएशंस के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से रिजोल्व करने की बात करता है। लेकिन जहां पर जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो आतंकवादी संगठन है, उसके साथ में कोर्सिव डिप्लोमेसी, और आप ये कहिए कि डिटरेंस बाय पनिशमेंट, कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हम निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और बाकी स्ट्राइक्स के माध्यम से भी हम आपसे फाइट करने के, एक हार्ड पावर के रूप में आपसे इनको खत्म करने के लिए भी सक्रिय है। एक बात दो बातें मैं आप जोड़ना चाहूंगा कि साइप्रस के संदर्भ में, कि भारत की जो बढ़ती हुई पार्टनरशिप और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कॉन्टेक्स्ट है इंडिया जो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसमें जो मैरीटाइम सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी इस भूमध्य सागर को लेके, या आप ये कहिए कि ऑयल एंड जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है, एनर्जी इंपोर्ट होता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर जो सी लेन कम्युनिकेशन, या आप ये कहिए कि पायरेसी से सिक्योरिटी, इसमें साइप्रस बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। दूसरा जो पहलू है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें देखिए अभी जो कॉन्फ्लिक्टिंग एक टेंडेंसी क्रिएट कर दिया गया मिडिल ईस्ट में आतंकवाद के नाम पे, जिस तरीके से हमास ने इजराइल पे आतंकी हमला किया और इसको एक तरीके से प्रॉक्सीज क्रिएट कर दी गई, हूती है, हिजबुल्लाह है, ये हमास है, ये सब प्रॉक्सीज, तो एक तरीके से डीस्टेबलाइज मिडिल ईस्ट को करने का प्रयास किया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि अमेरिका
एंड इजराइल इसमें इन्वॉल्व है U2I2 के माध्यम से या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। तो ये नहीं चाहते कि भारत के साथ में, क्योंकि भारत एक प्रॉमिसिंग मार्केट है, हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और भारत अट्रैक्ट कर रहा है दुनिया को, क्योंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो, ऑयल के लिए उनके लिए मार्केट है, भारत भी वहां पे इन मिडिल ईस्ट के साथ में अच्छा एक व्यापारिक संबंध करता है। तो ये इस जो एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बड़ा डेवलप हुआ है कि अगर भारत के साथ में मिडिल ईस्ट के साथ में यूरोप कनेक्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि वो एक डिस्कोर्स क्रिएट किया था, उसका एक अल्टरनेट तैयार हो जाएगा और दुनिया इसके माध्यम से विकास की धारा में आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो भारत का और साइप्रस का ये जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इश्यूज हो, चाहे कनेक्टिविटी इश्यूज हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट का मुझे लगता है प्राइम और केंद्र बिंदु है कि हम यूरोप के साथ में ना केवल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड की बात करें, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी और जो इमर्जिंग इश्यूज हैं जो दुनिया को तकलीफ दे रहे हैं, जो दुनिया उसमें पोलराइज हो रही है कि कुछ लोग रोग स्टेट्स जो सीधा सीधा पाकिस्तान जैसे देश को समर्थन दे रहे हैं और आतंकवाद को और रेडिकलाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है उनको जवाब देने ये यात्रा उनको जवाब देगी। और जिस तरीके का वार्म वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है वहां पे, तो ये भी लगता है कि जो एक केमिस्ट्री है, जो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, इनकी जो लीडरशिप है, वो दुनिया के जो प्रोग्रेसिव और लिबरल देश है उनको बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्टेड है। ठीक है, हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी भी हैं, हम उनसे बात करें। चंद्रशेखर, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना की तरफ से, और कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये जो आईमैक है वो उसके पैरेलल, उसका एक ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं कि भारत भी अपने प्रेजेंस को पूरी दुनिया में उसको एस्टैब्लिश करना चाह रहा है। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से एक पॉजिटिव रिस्पांस इस आईमैक में जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं भारत के प्रति, और भारत की जो एक पॉलिसी रही है, नीति रही है, वो भी इस दिशा में काफी अनुकूल है। ऐसे में भारत काफी तेजी से आईमैक में काफी आगे बढ़ेगा और इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी इसका फायदा आने वाले वर्षों में भारत को होगा। बिल्कुल असीम, देखिए, चाहे हम आज जो प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस आ रहे हैं, अभी आप बता रहे थे कि आप भारत के अखबारों में, भारत के टेलीविजन में कई तरह के आपने एडिटोरियल पढ़े, और मैं भी जब भारत से आया था साइप्रस के लिए तो कई तरह के ये आ रहे थे कि तुर्की को जवाब देने के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये इसके दो पहलू हैं, एक तो आप सामरिक पहलू देखिए, दूसरा इसका व्यापारिक और विकास का पहलू देखिए। और सबसे पहले जहां तक तुर्की की बात है, तुर्की से कोई भारत की दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुर्की के जो नेता है एर्दोआन, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों का खलीफा वो बनना चाहते हैं, और यही कारण है कि जब पाकिस्तान या कोई दूसरा मसला आता है तो वो भारत के खिलाफ न सिर्फ बयान देते हैं, और बल्कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने देखा था कि तुर्की ने अपने ड्रोन भेज के वहां पर मदद की थी पाकिस्तान की। हालांकि भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसके सामने तुर्की के जो ड्रोन है वो कहीं टिक नहीं पाए। तो एक ये उसका एक छोटा सा पहलू है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर साइप्रस में आ रहे हैं, क्योंकि साइप्रस की अगर हम बात करें तो तुर्की ने सन 1974 में यहाँ पर अगर हम साइप्रस को देखें तो साइप्रस की जो पॉपुलेशन है वो दो हिस्सों में है। यहाँ पर कुछ ग्रीक लोग हैं और उसके अलावा कुछ तुर्की से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हैं। लेकिन 1974 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने कुछ यहाँ पर रेवोल्यूशन कर दिया था, तो उसके बाद तुर्की ने यहाँ पर आक्रमण किया था और तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। आपको बता दूं कि निकोसिया जो साइप्रस की राजधानी है वो दुनिया की एकमात्र राजधानी है जो दो देशों में पड़ती है। उसका आधा हिस्सा वहां पर तुर्की में पड़ता है और तुर्की के कब्जे में है, आधा हिस्सा साइप्रस का है। और इसका जो बफर जोन है आप ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप काफी महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। उसका जो बफर जोन है वहां पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स रहती है और उस पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी भारत के सैनिक वहां पर मौजूद हैं और साइप्रस में जहां पर भारत का हाई कमिश्नर ऑफिस यहाँ पर मौजूद है उसका नाम है मेजर जनरल थिमैया के नाम पर। मेजर जनरल थिमैया जो पीस कीपिंग फोर्स के यहाँ पर कमांडर थे, उनकी यहीं पे डेथ हो गई थी।
तो उनके नाम पे यहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा इसमें योगदान है। और जहां तक साइप्रस की हम बात करें तो साइप्रस लंबे अरसे से इस समस्या का हल चाहता है, और जो तुर्की के कब्जे वाला हिस्सा है उसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है, उसको दुनिया का कोई देश मान्यता नहीं देता। और भारत लंबे समय से कहते आया है कि इस समस्या का हल जो यूनाइटेड नेशन के नियम कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, जो यूरोपियन यूनियन के नियम कानून है, उसके तहत इसका हल होना चाहिए। और जब जब भारत चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं या सीमा पार आतंकवाद की हम बात करें, पाकिस्तान की हम बात करें, तो हमेशा साइप्रस ने भारत का साथ दिया है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम में हमला हुआ था, तो साइप्रस की ओर से बयान आया था कि अगले साल साइप्रस यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है, और साइप्रस इस मामले को, जो सीमा पार पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद है, पहलगाम में हमने हमला देखा, तो साइप्रस इस मामले को यूरोपियन काउंसिल में उठाएगा। तो ये एक मसला है। और कहीं ना कहीं सामरिक रूप से, हाँ, जैसे कि अशोक जी ने भी कहा, ये कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग जरूर है तुर्की को, क्योंकि तुर्की से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एर्दोआन मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहते हैं और इस तरह का वो कदम उठाते हैं। तो ये एक मैसेज है, क्योंकि भारत अब पुराना भारत नहीं है। भारत दुनिया की 4 महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद है। अब अगर हम व्यापारिक पहलू की बात करें तो आज हर देश को, चाहे वो यूरोप हो, एशिया के देश हो या अमेरिका के देश हो, उनको भारत की जरूरत है। भारत काफी मजबूत बाजार है, भारत में काफी प्रोडक्शन भारत में होता है, भारत से उनको आयात करने की जरूरत है, आयात करने की जरूरत पड़ती है, भारत को निर्यात करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जब चीन की ओर से BRI लॉन्च किया गया तो उसका कहीं ना कहीं एक जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने, जब G20 की बैठक हुई थी दिल्ली में, वहां पर IMEC रखा था, और IMEC में लगातार देश जुड़ते गए। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस इलाके की अगर हम बात करें तो ग्रीस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस के लीडरशिप से बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, तो ग्रीस इसके लिए तैयार है, साइप्रस इसके लिए तैयार है। इवन कुछ दिनों पहले इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने साफ तौर पे, उन्होंने उस वक्त पे जो एक्स है, ट्विटर है, पुराना ट्विटर जो है, उस पर उन्होंने पोस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री मोदी का विचार है, उन्होंने साइप्रस के सामने रखा, और ये कम से कम, आपको मैं बता दूं कि कम से कम ये बातचीत हो चुकी है। 2026 में साइप्रस IMEC का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आज जब दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत होगी, IMEC को लेकर के यहाँ पे भी काफी महत्वपूर्ण बात निकल सकती है। तो सामरिक और व्यापारिक दोनों पहलू इसके हैं, और सांस्कृतिक पहलू तो हम बता ही चुके हैं। उनके बारे में भी चंद्रशेखर आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए IMEC के लिहाज से बात करें या दूसरे तमाम क्षेत्र हैं, काफी सकारात्मक संबंध दोनों देशों के फिलहाल हमें यहाँ नजर आते हैं। और जिस तरीके से भारत जो एक विजन को लेकर चलता है, उसमें फिर चाहे हम विश्व कल्याण की भी बात करें, क्योंकि भारत जिसका सीधे तौर पर यही कहना है, एक विश्व एक धरा और एक भविष्य, अगर इस बारे में तमाम देश जो हैं वो सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पर सबके लिए वो फायदेमंद साबित होगा। हम आगे बढ़ेंगे और उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी तमाम पहलू हैं इस रिश्ते को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। बात बोलती है तो आसाम की बात आती है, और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा की, और हमने लिखा भी है पीछे, आप देख सकते हैं, भारत साइप्रस एक साझेदारी का, कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति खुद वहां पे आए उनकी अगवानी के लिए, प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए, और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री थी वो हमने दिखाई आपको, किस तरह से गर्मजोशी का भाव दोनों ही नेताओं के बीच में, और फिर वो दोनों नेता एक अलग ही घनिष्ठता जो है दोनों नेताओं में देखी है। तो ये किस तरह से चरितार्थ होगा, किस तरह से एग्रीमेंट्स होंगे, क्या कुछ होते हैं, उस पर हम सबकी निगाहें बनी होंगी। लेकिन हमारे साथ लगातार जो दोनों खास मेहमान और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कॉमनैलिटी जो बहुत सारी चीजें हैं, संस्कृति को लेकर बात की जाए, दोनों में भारत की जो
फिल्म्स हैं, जो कल्चर है, वो वहाँ पे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, साइप्रस के लोग। हमने इसकी जानकारी ली। लेकिन जिस बात का जिक्र हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि जिस तरह से कश्मीर की बात की जाए और हमने कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसी तरह से तुर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस भी हम कह सकते हैं। और ये मसला भारत कहीं ना कहीं लगातार इसकी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से तुर्की ने साइप्रस के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, उसका हल निकले, शांतिपूर्वक हल निकले, क्योंकि यही हाल कहीं ना कहीं पीओके का भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इनमें समानता है। जो उसने तुर्की ने यहाँ पर 1974 में आकर जबरदस्ती करीब 1/3 हिस्सा, जैसे वो बता रहे थे अभी, जो निकोसिया का जो अपना एयरपोर्ट है वो तुर्की की साइड में है, तो उसको इतना प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जिसमें चंद्रशेखर जी गए होंगे, लरनाका एयरपोर्ट, वो वहां पर से निकोसिया से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है, तो वहां से वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो काफी हिस्सा उसका, परंतु अब ये चंद्रशेखर जी हैं वहां पर, तो उन्होंने बातचीत भी की होगी। पर जितना मेरा इंफॉर्मेशन है, वो जो ये वाला जो ग्रीक सिप्रियट एरिया है, जो दक्षिण वाला एरिया है, जिसमें लिमासोल है, फोस है, निकोसिया है, वगैरह वगैरह, ये वाला जो क्षेत्र है ये काफी अच्छा डेवलप हुआ है। जैसे मैं बता रहा था, जो पर कैपिटा जीडीपी उनकी करीब $60,000 से ऊपर है। तो मतलब वहां पर जो प्रॉस्पेरिटी लेवल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो इसीलिए जो अब हर क्षेत्र में अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जो कैसे हम फिनटेक का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उसमें इन सभी क्षेत्रों में भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर साबित होगा। और ये मेरे विचार से वहां की जो लीडरशिप है, नेताओं ने वो देख लिया है, मान लिया है, क्योंकि उनकी तरफ से भी भारत में बहुत बारी उनका आना जाना हुआ है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे और रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर्स हो, वो यहां पर आए हैं। देखिए, दो शब्द बस मैं कहना चाहूंगा, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आईमेक के बारे में। और उसमें ऐसी बात है जो हालांकि 2023 में इसकी शुरुआत हुई सितंबर में, और अक्टूबर में अनफॉर्चुनेटली वो घटना हुई जो जब हमास ने 7 अक्टूबर को वहां पर उन्होंने हमला कर दिया। और फिर उसके बाद हमले बोले जा रहे हैं 1.5 साल से ऊपर हो गया है, इजराइल और गाजा में हमास के साथ युद्ध चल रहा है। परंतु जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है आईमेक में, उसमें कमी नहीं आई है। क्योंकि कुछ लोग सोच सकते थे, देखिए वहां पर तो कितना वो ग्रस्त हो गया है युद्ध के साथ वो इलाका, इजराइल और हमास का, फिर लेबनान भी हो गया, हिजबुल्लाह आ गया बीच में, उसके बाद हूती भी हैं। तो ये इसने जो जाना है, आईमेक ने जाना है भारत से यूएई से सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, इजराइल और फिर मेडिटेरेनियन में जाना है। तो वो कहीं जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। परंतु ये अच्छी बात है, देखिए जो भी यात्रा होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की, जब उनकी हालांकि वो कर्टेल हो गई थी यात्रा जब वो सऊदी अरेबिया गए, पर वहां पर भी आईमेक की बात हुई। जब हमारे विदेश मंत्री जाते हैं यूएई या और किसी भी उस क्षेत्र में, किसी भी देश में जाते हैं, आईमेक की बात होती है। तो मैं समझता हूं जो ये आईमेक जब ये पूरा होगा, क्योंकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बीच में बना हुआ है, तो वो बिल्कुल एक गेम चेंजर का काम करेगा। क्योंकि ये अमेरिका को थ्रू द अटलांटिक मिलाएगा यूरोप से, यूरोप को थ्रू द मेडिटेरेनियन मिलाएगा वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया को मिलाएगा भारत से, और भारत अपने यहां से जो हमारा ट्राइलैटरल हाईवे है उसको हम ले जा रहे हैं थ्रू म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, डानांग ले जा रहे हैं। तो वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है पूरे, न केवल भारत और इन देशों के लिए, परंतु पूरे
विश्व के लिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारत की जो ये विकास यात्रा है, या हम कह सकते हैं विश्व की विकास यात्रा का नेतृत्व कहीं ना कहीं भारत करता हुआ नजर आता है। आईमेक के जरिए हम बात करें, या इसके साथ साथ संजय जी, जब भारत की हम खासतौर से सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करते हैं, कल्चरल हेरिटेज को हम देखें, वो भी हम देखते हैं असीम अलग अलग स्तर पर हमें नजर आती है। और खासतौर से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में किस तरीके से भारत की एक जो उभरती हुई भूमिका है वो हमें नजर आती है। जब पूरी दुनिया में हार्ड पावर की बात होती है, उस दौरान हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर की भी बात होनी चाहिए, और भारत इसकी बात लगातार करता आ रहा है, क्योंकि जो बातें आप हार्ड पावर के जरिए नहीं मनवा सकते हैं संजय जी, मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर के जरिए आप उसको मनवा सकते हैं।